नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, ये राहुल गंदगी, क्योंकि गंदगी फैमिली से बिलोंग करता है। मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इन्होंने भारत में हमेशा गंद ही डाला है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला भी था इनका कि ये सबसे बड़ी दलाल कंपनी का ये मालिक है राहुल गंदगी। और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पर भी भारत में कोई भी इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर एक गंदगी फैमिली का नाम आता है, उसमें गंद ही पड़ा होता है। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ले लीजिए, वहाँ पे क्या हाल है आपको मालूम है। अगर आप कोई एयरपोर्ट लेते हैं, बस स्टॉप लेते हैं, इवन कि कूड़ेदान भी जो सड़कों पे है उसके ऊपर भी इंदिरा गांधी कूड़ादान, राहुल गांधी कूड़ादान, राजीव गांधी कूड़ादान, मतलब इन्हीं का नाम होता है हर जगह पे और आपको कूड़ा ही दिखता है सब जगह पर। ये तो इस गंदी फैमिली का हाल है, इसलिए मैं गंदगी फैमिली बोलता हूँ इसको। ये राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि गांधी भी गंदगी ही फैलाने वाला काम किया था हिंदुओं के लिए। अब इनका एक नया नाम आ गया, कंटेनर बाबा, क्योंकि 4 महीने जैसे इसने पूरे भारत में धक्के खाए। ये देखने गया था कि भारत में नफरत कितनी है, और इसने बोला उसके बाद कि भाई मुझे तो पूरे भारत में नफरत दिखी ही नहीं। चलिए, अकल आ गई। तो ये 4 महीने में मैंने बड़े इसके पॉइंट्स हैं जो नोट करे थे कि इसको वहां पर क्या क्या दिखाई दिया, क्या क्या इसको भारत में समझ आया। तो मैंने बोला चलो आपके साथ भी मैं थोड़ा सा शेयर कर लूँ। जैसे इसने बोला था कि मैं देखना चाहता था कि नफरत कितनी है, तो इसने बोला मैं तो पूरे भारत में गया, मुझे नफरत दिखी नहीं। और जाने से पहले इसने क्या बोला था कि भाई मोदी जी ने पूरे देश में नफरत फैला दी है, मैं उसे खत्म करने जा रहा हूं। और पूरे भारत में वो गया, कहता मुझे तो हर जगह पे प्यार मिला, मुझे नफरत मिली ही नहीं। दैट मीन्स जाने से पहले जो इसने बोला था वो इसे याद नहीं था, बाद में ये भूल गया। जाने से पहले इसने बात और कही थी कि कश्मीर में तो जी मोदी जी ने बुरा हाल कर दिया है, और जब कश्मीर में गया तो ये भूल चुका था, क्योंकि सूंघने के बाद इसे कुछ याद रहता भी नहीं है, और ये सुबह शाम सूंघते रहता कुछ ना कुछ, तो पाउडर वाली चीज़। तो इसने वहां जाके बोला कश्मीर में कि मैं जहां देखूं उग्रवाद वाले एरिया में के अंदर भी तिरंगा तिरंगा तिरंगा। दैट मीन्स कि ये वहां पे देखने गया था कि उग्रवाद वहां बढ़ गया है, लेकिन इसे हैरानी हो गई कि 75 साल इसकी ही गंदी फैमिली ने वहां पर राज किया, अपने गंदे खेल खेले, उग्रवाद को पनपने दिया। मोदी जी ने 2 साल में उसे खत्म कर दिया। तो ये इस यात्रा के बाद इसे ये परिणाम इसे समझ आया होगा। लेकिन कुछ और बड़ी हास्यदायक बातें भी इसने वहां पर बोली पूरे 4 महीने में, और अभी भी इसने शुरू कर दी हैं जो अगली यात्रा ये करने वाला है। पहली बात, उसने बोला पांडव और कौरवों का जो है पूरा इसे समझ आई भारत में घूमने के बाद कि पांडव कौन थे और कौरव कौन थे। पहली बात तो इसने बोली कि जो पांडव हैं उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया था। मतलब कि द्वापर में या जो एरियाज में जब जिस टाइम पर जिस युग में ये महाभारत का टाइम था, उस वक़्त कि मोमिन, क्योंकि इनको लगता कि मोमिन तो हमेशा ही थे, तो उस टाइम पर मोमिन भी थे, यानी कि मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, बाकी सारे धर्म भी थे, सिख भी थे, जो सभी 300 साल पहले आए हैं। लेकिन इसके हिसाब से महाभारत के टाइम पर बहुत ज़्यादा धर्म और भी थे, और पांडव जो थे वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। तो इसकी जो है ये जो इसको पता लगा है 4 महीने घूमने के बाद, आप समझ सकते हैं कि क्या समझ आया है इसको। दूसरी बात इसने पांडवों के लिए और इसने 5-6 बातें बोली हैं पांडवों के लिए, मैं सारी समझा देता हूँ। पांडव के साथ सभी छोटे दुकानदार भी थे, मतलब कि दुकानदार थे, और पांडवों ने इसीलिए कभी भी जीएसटी नहीं लगाया था। भाई पांडवों ने जीएसटी नहीं लगाया था क्योंकि पांडवों ने कभी राज ही नहीं किया। उनका जो राज है वो तो आपके जो मोमिन थे उन्होंने छीन लिया था, राहुल बाबा। तो जो मोमिन है वो तो कभी टैक्स देते नहीं है, वो तो कहते हैं कि हम जो हिंदू हैं ये टैक्स देंगे, हम उसके ऊपर ऐश करेंगे। इसलिए आपको शायद पता नहीं होगा, पांडवों ने जीएसटी नहीं लगाया था, कौरवों ने लगाया था। और कौरवों के सरदार तो फिर वहां पर भी कोई ना कोई गंदगी वाली फैमिली बैठी होगी आपकी तरह, तो उन्होंने टैक्स लगा दिया था हिंदुओं के ऊपर। तो इसलिए पांडवों ने कभी जीएसटी नहीं लगाया, और छोटे छोटे जो दुकानदार हैं इसलिए वो सारे के सारे वो कौरवों के साथ थे, पांडवों के साथ नहीं थे। चलिए मैं थोड़ी सी अकल आपकी और बढ़ा देता हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि पांडवों के साथ कोई भी बड़े उद्योगपति नहीं थे। बाकी उस वक्त भी बड़े बड़े उद्योगपति जो थे वो राजे महाराजों की तरह की नहीं होते थे, वो बाहर जो आम जनता होती थी वो उद्योगपति होते थे बड़े बड़े। तो पांडवों के साथ कोई भी बड़े उद्योगपति नहीं थे। अब इसने ये जो कंपैरिजन किया है पांडवों का, ये पांडवों का उसने कंपैरिजन कर दिया अपने साथ।
कि देखिए जब हम सत्ता में थे हमने कभी जीएसटी नहीं लगाया, हमने छोटे छोटे दुकानदारों को तंग नहीं किया, बड़े उद्योगपति हमारे साथ नहीं थे। ओ भैया, और इसने बोल दिया कि हम जो हैं पांडव हैं, हमने सभी धर्मों का सम्मान भी किया। मैं कि ये पांडव हैं, ये सब कुछ ये करते रहे। और जो ये छोटे छोटे दुकानदार हैं इनको बंद करने का काम तो आप ही नहीं किया था राहुल गंदगी और आपकी फैमिली। जब आपने 2008 में जाकर बेशर्मी से चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया, उसके बाद तो हमारे जो पूरा बिजनेस है वो ठप हो गया, दुकानदार भी बंद हो गए थे। और यहाँ पर क्या हाल था, हम फ्रेजाइल 5 में थे। बड़े बड़े उद्योगपति, किसके साथ आपका उठना बैठना नहीं था ये बता दीजिए। ओ भाई, अभी तो आप ऑपोजिशन में हो तो आप सोरोस को नहीं छोड़ते। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करते हो कि उनके साथ नहीं थे। आपसे बड़ा चोर ठग कौन है इस देश में? और आप उसके बाद क्या कह रही है, ये कह रहे हैं जो कौरव हैं वो खाकी निक्कर पहनते थे, मतलब कि ये हो गया पांडव और मोदी जी हो गए कौरव। ये आपको समझ आ गई। उसके बाद इसने बोल दिया कि जो आज की डेट में, क्योंकि भारत को घुमाए तो थोड़ी सी समझ इसको भारत की भी आ गई, कि भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ रुपए की हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे हर चीज में, हर नंबर में करोड़ ही क्यों समझ आते हैं। क्यों? क्योंकि करोड़ देखकर ही इसके पेट में मरोड़ पड़ते हैं। तो 140 करोड़ रुपए की जनसंख्या हो गई। आपको भी शायद पता नहीं होगा, जो राहुल को 4 महीने घूमने के बाद इसे समझ आया। मोदी जी तो भाई पिछले 9 सालों से बोल रहे हैं 140 करोड़ मेरे देशवासियों, लेकिन ये क्योंकि मोदी जी की शक्ल देख के ही इसके मरोड़ आते हैं, इसलिए इसको करोड़ों में मरोड़ आए 140 करोड़ रुपए में। फिर इसने एक बात बोल दी पांडवों के लिए, क्योंकि मोदी जी को तो ये भूल नहीं सकता। चलिए, इसने मोदी जी को एक और चीज बोली, पांडवों ने कभी भी नोटबंदी नहीं की थी। दैट मीन्स राहुल गंदगी ये बोल रहा है, ये पांडव है, इन्होंने कभी भी नोटबंदी नहीं करी थी। मैं राहुल बाबा को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी आपने 25 पैसे, जिसको हम चुन्नी बोलते थे, आपने चुन्नी को डिमोनेटाइज किया था। तो आपने अपने टाइम पर अपनी औकात के हिसाब से नोटबंदी करी। मोदी जी ने अपने औकात से कर दी। भाई, आपकी चुन्नी जितनी औकात है आपने चुन्नी ही खत्म कर दी। मोदी जी ने 500 और 1000 के कर दिए, अब 2000 भी कर दिए हैं। तो इसलिए आप ये तो मत बोलो कि उन्होंने नोटबंदी नहीं करी थी। और एक बार स्पीच में उन्होंने एक बार और चीज बोल दी राहुल गंदगी ने खुद ही राहुल गंदगी को मार दिया है और अब वो कंटेनर बाबा बन गया है। ये तो राहुल गंदगी का हाल है, जो इसे पूरे भारत में धक्के खाने के बाद इसे भारत की समझ आई। अब इसने जब सारे बात बोल दी, तो ये ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को, पूजा करने वालों को कैसे छोड़ सकता था? क्योंकि वहाँ पे जो पादरी हैं, जो चर्च के लोग होते हैं, मौलवी होते हैं, उनके साथ तो इसका उठना बैठना था। उनकी तो ये बंदर वाली टोपी और बकरी वाली ये दाढ़ी रखने के लिए भी तैयार हो गया था उनके लिए। लेकिन इसने बोल दिया कि भारत तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं है। तो ये जो शंकराचार्य जी के साथ आपने आजकल मिलकर एक टूल किट खड़ी करी हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए कि शंकराचार्य मंदिर के खिलाफ हैं, वो वहां पर नहीं जाएंगे। और जो शंकराचार्य हैं वो भी बेशर्मी के साथ राहुल गंदगी और जो कांग्रेस की जो स्टेटमेंट है उसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं और लोगों को भ्रमित करते जा रहे हैं कि जो ये मंदिर की स्थापना हो रही है ये रीति रिवाज के हिसाब से नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर पुजारी होने चाहिए, तपस्वी लोग होने चाहिए, शंकराचार्य होने चाहिए। मोदी का क्या काम है? क्यों? आप मुझे ये बताइए, आज तक हिस्ट्री में कोई भी मंदिर है, उसके उजापन से पहले, उसके शुरू होने से पहले क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे मंत्र उजापन होते हैं, हवन होते हैं, हफ्ते 10 दिन की तैयारियां होती हैं। और जब ऐन मौका आता है तो देश का जो राजा होता है उस वक्त वो जाता है और प्राण प्रतिष्ठा का काम वही करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो वहाँ पे खड़े होकर मंत्र उजापन करते हैं। और राजा ही हमेशा उसका वो बनता है कि इस मंदिर को इस राजा ने स्थापित किया। क्या राजा ने मंदिर बनाया? नहीं। क्या राजा ने वहां पे पूजा पाठ करे? नहीं। क्या आप किसी पुजारी का नाम जानते हैं जिसने राजा के पास खड़े होकर मंत्र उजापन किए हों? कभी भी ऐसा नहीं होता। आप देश का कोई भी मंदिर ले लीजिए, वहां पर राजे का ही नाम आता है। अभी देश का राजा प्रधानमंत्री मोदी हैं,
तो भाई उन्हीं का नाम आना चाहिए। लेकिन इनको तकलीफ क्या है आज के ऋषि मुनियों को, भाई इसमें राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं आया। भाई पत्थर मारने हो, गोलियां चलानी हो हिंदुओं के ऊपर, तो राहुल गांधी की फैमिली सबसे आगे रही। लेकिन जब फीता कटाने का टाइम आया है तो बेशक वो पार्लियामेंट हो, एयरपोर्ट हो, ये हमारा मंदिर हो, तो इनको अपना ही फीता चाहिए। और भाई तुम्हारी गंदगी फैली वाली फैमिली होती तो ये मंदिर कभी बनता ही नहीं। और सारे जो शंकराचार्य हैं जिनको आपने आजकल एक भड़काने के बाद उन्हें आगे खड़ा कर दिया हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए, वो भी आप ही की भाषा बोल रहे हैं। और आपने तो बोल दिया कि ये जो जगह है ये तो पुजारियों की है ही नहीं, ये तो तपस्वियों की थी। तो ये शंकराचार्य जी ये तो कोई तपस्वी नहीं है, 50 किलो के थे 150 किलो के हो गए हैं, खा खा के हमारा ही खून पिया है इन्होंने हिंदुओं का। और ये बातें कर रहे हैं और ये आप ही की भाषा बोल रहे हैं। तो चलिए इसको तपस्वी और पुजारी में फर्क पता लग गया राहुल गांधी को, ये बहुत बड़ी चीज है जो इसे समझ आई। एक तो क्योंकि सर्दी का टाइम था, इसने सर्दी के ऊपर भी एक बात बोली है, जो सर्दी से डरते हैं उनको सर्दी लगती है। ये तो भाई वही बात होगी जैसे बिल्लो रानी जो है वहां पर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का, उसने बोला था जब आपको मालूम है दोस्तों, मुझे इतनी बड़ी बात पाकिस्तान में पता लगी है कि जब बारिश पड़ती है तो बहुत पानी गिरता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। वही हाल, क्योंकि वो भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है जहां पर राहुल गांधी पढ़ा है। तो ये सारे जो हैं एक ही यूनिवर्सिटी में, पता नहीं इनको क्यों एडमिशन मिलती है, कुछ तो चक्कर होगा। तो इसको ने भी बोल दिया जो सर्दी से डरते हैं उनको सर्दी लगती है, मुझे सर्दी नहीं लगती। मैं तो टी शर्ट में फिरता हूँ सर्दियों के अंदर भी, क्योंकि मैंने कुछ सूंघा होता है, उसकी गर्मी से ही मुझे सर्दी नहीं लगती। लेकिन जब मैं दुबई गया वहां पर मैंने सूट डाला, क्योंकि वहां पर मुझे सूंघने की परमिशन नहीं थी, तो मेरा सारी सर्दी निकल गई थी और मुझे वहां पर 30-35 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्दी लग रही थी, इसलिए मैंने वहां पर सूट डाला। लेकिन भारत में मैं टी शर्ट में फिरता हूँ, क्योंकि मैं सर्दी से डरता नहीं, सर्दी मुझे डराती है। और इसके बाद इस्लाम को ये कैसे भूल सकता था, इस्लाम के लिए बोल दिया, इस्लाम से ज़्यादा शांति वाला कोई धर्म है ही नहीं। और मुस्लिम लीग जो है वो तो सेकुलर है, उसमें तो ये कट्टरपंथी बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये यहाँ पर मदरसों में और जैसे ये मस्जिदें होती हैं वहाँ पर जिहादी जो क्रिएट किए जाते हैं वो तो फ्रीडम फाइटर है। भाई तभी तो ये फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिएट कर करके हमारे पास भेजता था, और उसके पास पैसे की कमी थी तो हम सोनिया गांधी ने बड़ी ही आसानी से, चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको बोला कि भाई हमारे पास ये प्रिंटिंग मशीन की डाई पड़ी है 500,000 रुपए की, इसको लेकर पाकिस्तान को दे दो, हमें पर प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है, वो प्रिंट करेंगे खुद भी यूज करेंगे, थोड़े से हमें भी भेज दिया करेंगे। तो इसलिए ये जो शांतिपूर्वक काम आपने किया, सोनिया गांधी जो पोल डांसर तेरी माँ है उसको यूज करके आपने पाकिस्तान में शांति वाला काम कराया, ये हमें याद है, 75 साल हमने ये कुछ देखा है। तो आखिरी बात जो इसने बोली कि मैंने एक चीज देखी है कंटेनर के ऊपर खड़े होकर, ये सारी चीजें मुझे कंटेनर पे खड़ा हुआ तो मुझे दूर से हर चीज दिखी भारत के बारे में, जो मैंने आपको बताई अभी, पांडवों और कौरवों के बारे में, और साथ में ये ऋषि मुनियों के बारे में, पुजारियों के बारे में, मुस्लिम लीग के बारे में। और इसने चीज़ और बोली कि मैंने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर मैंने देखा कि भारत के अंदर गरीबी कितनी है, मैंने वो गरीबी को बड़े ही नज़दीक से मैंने दूरबीन से देखा। जैसे ही मैंने दूरबीन लगाई तो दूर की चीज़ मेरे के बिल्कुल पास आ गई और मुझे देखी कि ये गरीबी कितनी है। और भाई 75 साल तुमने ही राज किया था देश के ऊपर, तब तो तुम्हें गरीबी दिखी नहीं, ना तुम्हें गरीब दिखता था। और आज तुम अपना ही कोट जो ये कुर्ता है उसकी जेब फाड़ के दिखा रहे हो कि देखिए मेरी तो जेब भी खाली है। ओ भाई जो तेरा कुर्ते का जो जेब थी ना वो दिखाती थी तेरा दिमाग। तो जब तूने उसमें से हाथ निकाल के दिखाया हमें, तो हमें पता लग गया कि ऊपर का जो कंटेनर तेरा है ये तेरा खाली है। और चलिए अब देश को भी पता लग गया तेरी ये यात्रा के बाद। आखिरी बात जो उसने बोली कि मैं जब कंटेनर के ऊपर खड़ा हुआ था तो मुझे ये कुछ दिखा, तब मैं गया कंटेनर के अंदर। और जब मैं कंटेनर के अंदर गया तो मुझे पता लगा अरे भाई असली बैंकॉक तो कंटेनर के अंदर ही है। मैं ऐसे ही बाहर ढूंढता रहा, और ठीक है 2-3 लड़कियों की मेरे कारण मौत हो गई है या गायब भी हो गई हैं, उनके ऊपर रेप के केसेस उन्होंने मेरे ऊपर किए थे। लेकिन हमारे जो जजेस हैं, ये जो करप्ट
हमारे ही बैठाए हुए लिबरांडू जो जजेस हैं हमारे, हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हो, हमारी ही भाषा बोलते हैं, क्योंकि हमने तो बैठाया उनको चूज कर करके। उन्होंने भी वो केस को रफा दफा कर दिया, और जो लड़कियों को हमने मार दिया है ना, वो गायब कर दिया, उनकी फैमिली तक गायब हो चुकी है कि हमने दफना दिया उनको, क्योंकि हम जला नहीं सकते थे, हमने दफनाया है उनको। तो वो जो सारे हैं वो केस भी सारे खत्म हो गए। इसलिए मुझे पता लगा कि भाई कंटेनर के अंदर असली बैंकॉक है। अब मैं आगे से बैंकॉक में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी पार्टी पूरा इंतजाम करके देती है मुझे। तो कंटेनर बाबा, हमें पता लग गया कि आप ही असली तपस्वी हैं, और जो बाकी सारे हैं जैसे मोदी जी इतना धक्के खा खा के काम कर रहे हैं, ये तो ये सब मिथ्या है। तपस्वी रहा हुआ तो कंटेनर बाबा हुआ, वरना बाकी सब फेल है। तो दोस्तों, मैंने आपको राहुल बाबा की जो इतनी बड़ी यात्रा में इन्होंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ जाना भारत के लिए, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपकी जो टिप्पणी है इसके ऊपर, अगर मैंने कोई चीज़ जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जो राहुल गांधी को समझ आई भारत के ऊपर, मैंने मिस कर दिया हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में डालना ज़रूर, ताकि मुझे भी याद आए, तो मैं इस लिस्ट को और लंबा करके हो सकता आपके लिए एक और प्रस्तुति कर दूं, और आपका नाम लेकर मैं बताऊंगा कि भाई ये पॉइंट्स मेरे से मिस हो गए थे, ये इस महानुभाव ने मुझे याद दिलाए हैं। मैं इसके ऊपर अब इनको इनके ऊपर श्रद्धांजलि देता हूं, इस पॉइंट के ऊपर जो मेरे से मिस हो गया था। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, और ऐसे ही बजाते रहें कांग्रेसों की, क्योंकि इससे ज़्यादा खुशी आपको, मुझे और किसी को हो ही नहीं सकती। और हमारी भी खुशनसीबी है कि हमारे पास राहुल गंदगी जैसा एक आदमी है, जिसकी जितनी मर्जी बैंड बजाई जाए उतनी कम है। थैंक यू, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.